हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम्बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आप पिछले एक वीक से आरबीआई ग्रेड बी फेज़ वन का जो एग्ज़ाम है उसका रिज़ल्ट का वेट कर रहे थे। तो आज रिज़ल्ट आ गया है। इवनिंग को 6 बजे रिज़ल्ट आ गया है। एंड आप में से अभी ये जो वीडियो देख रहे हैं वो मैक्सिमम ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये एग्ज़ाम क्लियर किया है। और इसमें ऐसे भी स्टूडेंट हो सकते हैं कि जिन्होंने एग्ज़ाम क्लियर नहीं किया है। तो यहाँ पे मैं आपको जो बताने जाने वाला हूँ उसका फ़ायदा आपको अगले एग्ज़ाम में भी होने वाला है। तो यहाँ पर हम दो मेजर एरियाज़ पे फोकस करेंगे। एक है एनालिसिस ऑफ 2021 सेलेक्टेड स्टूडेंट्स मार्क्स। तो यानी कि 2021 में जो 257 स्टूडेंट्स का फाइनल सिलेक्शन हुआ है उनको जो मार्क्स मिले हैं ईएसआई में ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट में ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव एंड इंग्लिश का पेपर डिस्क्रिप्टिव होता है। तो इसके मार्क्स का हम एनालिसिस करेंगे क्योंकि पिछला ट्रेंड क्या है वो आगे मतलब कंटिन्यू होगा ये हम कह नहीं सकते, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि कितने मार्क्स अगर हम लाएंगे तो हमारा सिलेक्शन फाइनल लिस्ट में हो सकता है। उसके बाद हमारा सेकंड एरिया होगा फोकस वाला। वो इसमें हमें ये देखना है इफ़ यू वांट टू क्लियर फेज टू देन अवॉइड दीज मिस्टेक्स। तो कौन से ऐसे मिस्टेक्स है वो जनरली करते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। और मैं ये मतलब क्यों बता रहा हूँ और मुझे ये बताने का हक है क्या, क्योंकि मैं ये पिछले 10 साल से ये एग्ज़ाम को मेंटरिंग कर रहा हूँ। तो इसलिए मुझे पता है कि स्टूडेंट किस एरिया में मिस्टेक करते हैं। जो स्टूडेंट मेरे कांटेक्ट में आए हैं या मैं फेसबुक है उसके बाद आपका टेलीग्राम है, यहाँ पर देख के मुझे जो पता चला है मैं यहाँ पे बताने का यहाँ पर आपको ट्राई कर रहा हूँ। तो आप देखिए इससे आप कुछ सीख सकते हैं, इससे आपको डेफिनेटली यहाँ पर फ़ायदा होने वाला है। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लास्ट ईयर 257 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ था और आरबीआई ने जो आरटीआई में जो मार्क्स दिया है, रिप्लाई दिया है, उसमें उन्होंने मतलब बाइफर्केशन करके मार्क दिए हैं। यानी कि ईएसआई के टोटल मार्क्स दिए हैं, उसमें बाइफर्केशन दिया है कि ऑब्जेक्टिव में कितने मार्क्स मिले हैं, डिस्क्रिप्टिव में कितने मिले, ये सारा दिया है। तो अभी देखते हैं ईएसआई। ठीक है, कंपैरिजन में जो नए स्टूडेंट्स आते हैं इस फील्ड में उनको फाइनेंस एंड मैनेजमेंट ये नाम सुन के डर लगता है, उनको लगता है कि वो पेपर डिफ़िकल्ट है। लेकिन मेरे पिछले 8-10 साल का एक्सपीरियंस ये है कि जो डिफ़िकल्ट पेपर होता है वो ईएसआई का होता है। मतलब मैंने भी जब एग्ज़ाम दिया था आई थिंक मुझे फाइनेंस एंड मैनेजमेंट में सेकंड हाईएस्ट मार्क्स मिले थे। मुझे इंग्लिश में भी आई थिंक पहले 5 रैंक में मार्क थे। ईएसआई में मुझे काफ़ी कम मार्क्स मिले थे उस टाइम पे। तो ईएसआई जनरली स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्ट जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ईएसआई के ऑब्जेक्टिव में हाईएस्ट जो मार्क है वो 41 है, यानी कि ये 82% है। परसेंट टर्म में हमें कंपैरिजन करने में आसान होगा। एवरेज मार्क यहाँ पर 28 है। ठीक है, एवरेज यानी कि पूरे जो स्टूडेंट है सेलेक्टेड उनका एवरेज। लोएस्ट मार्क 12.5 है। ऐसा कभी कभी हो सकता है कि किसी स्टूडेंट को एक सब्जेक्ट में बहुत कम मार्क है लेकिन उसने दूसरे सब्जेक्ट में कवर किया है। 35 एंड अबव 35 एंड अबव सिर्फ 19 लोगों को है। ये याद रखिए नंबर। 35 एंड अबव ईएसआई में कितने लोगों को है ऑब्जेक्टिव में, फिर हम एफएम में देखेंगे। एंड बिलो 25 66 लोगों को है। ठीक है, तो ये एक एनालिसिस देख लीजिए। अभी आते हैं ईएसआई डिस्क्रिप्टिव पे। तो ईएसआई डिस्क्रिप्टिव एंड ईएसआई ऑब्जेक्टिव में हाईएस्ट मार्क नियर अबाउट सेम है, यानी कि यहाँ पे भी 41 है, वहाँ पे भी 41, यानी कि ये हो गया आपके 82%। एवरेज मार्क्स यहाँ पर ज़्यादा है, मतलब 31.5। अगर आप ऑब्जेक्टिव का एवरेज देखेंगे तो वो कितना था हमारा 28, यानी कि स्टूडेंट्स को डिस्क्रिप्टिव में ज़्यादा मार्क्स मिले हैं। एंड डिस्क्रिप्टिव एक्चुअली आसान होता है लिखना, क्योंकि क्या है ऑब्जेक्टिव में एक तो आपको पता है या आपको नहीं पता है। यानी कि आपको एक तो 0 मार्क मिलेंगे या 1 मिलेंगे, या 0 मार्क मिलेंगे या 2 मिलेंगे। लेकिन डिस्क्रिप्टिव में ऐसा नहीं है। 10 मार्क का क्वेश्चन आया तो आपने अगर कुछ भी लिखा उससे रिलेटेड थोड़ा बहुत कनेक्शन करने का ट्राई किया तो आपको 10 में से 2-3 मार्क तो मिल सकते हैं। ठीक है, इसलिए डिस्क्रिप्टिव में मार्क्स लाना इजी होता है कंपैरेटिवली। लोएस्ट मार्क यहाँ पर 16 है। अभी यहाँ पे देखिए 35 एंड अबोव यहाँ पर 73 लोगों को है और ऑब्जेक्टिव में सिर्फ 19 लोगों को था। इसका मतलब है डिस्क्रिप्टिव में काफ़ी लोगों को 35 के ऊपर मार्क्स मिले हैं और बिलो 30 75 लोगों को। यानी कि अगर आप ईएसआई ऑब्जेक्टिव एंड ईएसआई डिस्क्रिप्टिव का कंपैरिजन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ईएसआई सब्जेक्टिव में आप इसको डिस्क्रिप्टिव कहिए, सेम मीनिंग है,
ईएसआई सब्जेक्टिव में लोगों ने ज़्यादा स्कोर किया है। ठीक है, तो अभी देखते हैं टोटल मार्क्स। ठीक है, अभी क्या किया मैंने हर स्टूडेंट्स का, अभी हमने इंडिविजुअल देखा है, अभी हमने ऐड कर दिया। तो इसका मतलब है हमने देखा ईएसआई में ऑब्जेक्टिव का टॉपर 41 है एंड डिस्क्रिप्टिव का टॉपर 41 है। ये इसका टोटल 82 टॉपर इसलिए नहीं आया कि वो दोनों 41 अलग अलग स्टूडेंट्स को मिले, वो सेम स्टूडेंट के मार्क नहीं है। इसलिए अगर आप हाईएस्ट देखेंगे तो हाईएस्ट यहाँ पर है 75.5, एवरेज मार्क्स है नियर अबाउट 60, लोएस्ट मार्क है 36.25 एंड 65 अबव है 60 लोगों को। ठीक है, 65 ईएसआई में अच्छा स्कोर माना जाता है। लेकिन अगर आपको अच्छे रैंक में और कंफर्म मतलब इंटरव्यू में थोड़े भी कम ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं तो भी आपका सिलेक्शन होना चाहिए, तो आप यहाँ पर ईएसआई में टोटल 70 प्लस का टारगेट रखिए। ठीक है, ईएसआई का अभी हमने टोटल देख लिया है, हमने ऑब्जेक्टिव का भी एनालिसिस कर लिया, डिस्क्रिप्टिव भी कर लिया, डिस्क्रिप्टिव का अभी हम टोटल का भी किया। अभी हम आते हैं एफएम पे। अभी देखते हैं एफएम का हाईएस्ट स्कोर ऑब्जेक्टिव का। ये देखिए 48.75, यानी कि इनका बस एक क्वेश्चन गलत आया, 1 मार्क वाला। ठीक है, 50 के 50 अटेम्प्ट किए, एक क्वेश्चन गलत आया यानी कि उसके 1 मार्क माइनस हो गए, तो ये हो गया 49, और एक गलत आया तो उसका 0.25 माइनस किया, तो ये आया है 48.75, यानी कि सिर्फ एक ही क्वेश्चन गलत। एवरेज मार्क्स है 38, लोएस्ट है 18.75, 40 एंड अबव, मतलब तो हमें वहाँ पर तो 35 लाना पड़ा, यहाँ पर 40 से ऊपर 106 लोगों को, यानी कि एफएम ऑब्जेक्टिव लिटरली इजी होता है। आप उसका इतना टेंशन मत लीजिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा होगा पढ़ाई मत कीजिए, इतना टेंशन मत लीजिए। एंड बिलो 35 सिर्फ 60 लोगों को है, 40 से ज़्यादा है, इसका एवरेज देखेंगे आप तो 38 आता है एफएम ऑब्जेक्टिव। और अगर आप ईएसआई ऑब्जेक्टिव देखेंगे तो उसका ऑब्जेक्टिव था एवरेज 28, यानी कि एफएम का जो एवरेज है वो ईएसआई के ऑब्जेक्टिव से 10 मार्क से ज़्यादा ही, 10 मार्क यानी कि परसेंटेज टर्म में अगर आप देखेंगे तो 20%। ठीक है, तो ये देखिए एफएम ऑब्जेक्टिव आसान होता है। अभी आते हैं हम एफएम डिस्क्रिप्टिव पे। आप देखिए यहाँ पे भी मतलब 40 से ज़्यादा 25 लोगों को है, हाईएस्ट 43 है, एवरेज 34 है। अभी हम ईएसआई का डिस्क्रिप्टिव का एवरेज देखते, वो है 31.5, यानी कि दोनों में डिस्क्रिप्टिव में सब्जेक्टिव में स्टूडेंट ने अच्छा स्कोर किया है। अभी एफएम का हम टोटल मार्क्स देखते हैं। एफएम का टोटल मार्क्स है 87.5, और जो ईएसआई का हाईएस्ट था वो था 75.5। ठीक है, 75.5, एवरेज है 72, 75 से ज़्यादा 92 लोगों को मार्क्स थे, बहुत मार्क्स मिले थे फाइनेंस में, यानी कि आपको यहाँ पर टारगेट करना है, मैं तो कहता हूँ 80 to 85 टारगेट यहाँ पर कीजिए आप। एफएम का पेपर आसान होता है, जो नए स्टूडेंट्स आते हैं उनको ही वो डिफ़िकल्ट लगता है। ठीक है, अदरवाइज एफएम इज़ इजी एज कम्पेयर टू ईएसआई। अभी हम देखते हैं इंग्लिश के मार्क्स। इंग्लिश में अगर आप देखेंगे ना, देखो ये ग्राफ अगर आप रीड कर सकते हो तो देखिए, मतलब ये ग्राफ लिटरली फ्लैट हो गया, बस यहाँ पे कुछ छोड़ दीजिए और यहाँ पे कुछ छोड़ दीजिए, यानी कि मैक्सिमम लोगों का अगर आप देखेंगे हाईएस्ट एंड एवरेज का डिफरेंस सिर्फ 12 है, यानी कि मैक्सिमम लोगों को मार्क्स एवरेज के आसपास 67 के आसपास मिले हैं। 70 से ज़्यादा देख लेंगे तो आप 92 लोग हैं, तो यहाँ पर हम टारगेट रखेंगे 75 का। ठीक है, तो ये हो गया आपका टारगेट इंग्लिश का। तो अभी तीनों का अगर टारगेट देखेंगे हम, तो हमने ईएसआई में देखा 70, एफएम में हम पकड़ेंगे 85, इंग्लिश में आप पकड़ेंगे 75। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ रहा है ये, तो ये हुआ है आपका 230। ठीक है, यहाँ पे कैसे करेंगे आप इसको, ये अगर यहाँ पे डाल देंगे ये 90 हो गया, 70 70, 7 इंटू 3 21, और ये ऊपर के 20, तो 230 के आसपास आपको टारगेट रखना पड़ेगा ओवरऑल। ये पिछला ट्रेंड के बेसिस पे है, आगे मतलब देखना पड़ेगा हमें कि पेपर उसी लेवल का आता है या इजी आता है या डिफ़िकल्ट है उसके बेस पे, लेकिन पिछला अगर ट्रेंड देखेंगे उस हिसाब से आपको इतने मार्क्स लाने पड़ेंगे। अभी हम देखते हैं कुछ स्टूडेंट्स को ये भी नहीं पता कि एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट होता है। पहला पेपर होता है एफएम का। ठीक है, ये दिमाग में आपका रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए? क्योंकि आप अगर सुबह जल्दी उठेंगे रिवीजन के लिए तो पहले एफएम का रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि आपको इमीडिएटली एफएम का पेपर देना है। मैनेजमेंट में थ्योरीज है, एफएम के भी कुछ क्वेश्चन है,
एंड उसके बाद आप उसके पहले दिन यानी कि एग्ज़ाम के पहले दिन आप ऐसा कंटेंट रेडी करके रखिए कि जो आप इस दोनों एग्ज़ाम के बीच में जो गैप है उसमें पढ़ेंगे, और वो होगा आपका ईएसआई का कंटेंट। क्योंकि इंग्लिश के लिए तो आपको ऐसा कोई रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं, जो आपने ईएसआई में पढ़ा है, जो आपने फाइनेंस में पढ़ा है, उसी को आपको आपके वर्ड्स में यहाँ पर लिखना है। तो इसलिए सुबह पेपर है पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, उसके बाद आपके पास गैप होगा, एंड देन आपको ईएसआई का पहले पेपर होगा, देन इंग्लिश का। इन दोनों के बीच में कोई गैप नहीं है, इन दोनों के बीच में कोई गैप नहीं है, ठीक है। तो ये आपको पैटर्न पता होना चाहिए। तो अभी आते हैं एग्ज़ाम के पैटर्न पे। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स को वो पता होगा, अगर नहीं भी होगा तो मैं आपको 2 मिनट में यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ईएसआई एंड एफएम का पैटर्न सेम है। दोनों पेपर है आपके 100 मार्क्स के, 50 मार्क्स है ऑब्जेक्टिव, 50 मार्क्स है डिस्क्रिप्टिव। ऑब्जेक्टिव में आपके 2 मार्क के 20 क्वेश्चन है, वो हो गए 40 मार्क, और 1 मार्क के 10 क्वेश्चन, ये हो गए 10 मार्क, तो ये हो गए 50। इसके लिए आपको टाइम मिलने वाला है 30 मिनट्स। यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव में आपको 15 मार्क के 3 क्वेश्चन रहेंगे, इसमें से आपको कोई भी 2 अटेम्प्ट करने हैं, 30 मार्क मिलेंगे। 10 के 3 रहेंगे, इसमें से कोई भी 2 अटेम्प्ट कीजिए, यहाँ होगा 20, 30 और 20 हो गए 50, ठीक है। और यहाँ पे आपको टाइम होगा 90 मिनट्स। लेकिन इस बार उन्होंने ना नोटिफिकेशन में एफएम में ये जो टाइम है, जैसे ईएसआई में 30 मिनट्स एंड 90 मिनट्स ये अलग अलग लिखा है, लेकिन उन्होंने एफएम के पेपर में डायरेक्टली 120 मिनट्स ऐसे लिखा है। तो अभी हम हैंडआउट का वेट करेंगे और देखेंगे, क्योंकि एक्चुअली दोनों में सेम होना चाहिए। अभी कुछ लोगों को डाउट है इसका कि वर्ड लिमिट कितना होना चाहिए, ठीक। तो आरबीआई ने पहले नोटिफिकेशन में नहीं दिया था, लेकिन फिर बाद में स्टूडेंट्स ने ईमेल करके पूछा कि सर हमें कितना लिखना पड़ेगा। 15 मार्क का जो क्वेश्चन है उसके लिए उन्होंने कहा कि आपको 600 वर्ड लिखना है, और 10 मार्क का जो क्वेश्चन है उसको आपको 400 वर्ड लिखना है। अभी 15 में क्या हो सकता है, कभी कभी शॉर्ट नोट भी आ सकती है 5-5 मार्क की। अगर 5-5 मार्क की शॉर्ट नोट आएगी तो यहाँ पे 200 वर्ड्स के आपको आंसर लिखने पड़ेंगे, ठीक है। और 10 मार्क में भी आपको 5-5 मार्क के 2 क्वेश्चन आते, तो यहाँ पे 200 वर्ड्स आपको लिखना पड़ेगा। तो अभी क्या है कि लास्ट ईयर जो मेरा एक्सपीरियंस था, मैंने काफ़ी स्टूडेंट के साथ डिस्कस किया था, तो उनका एक्सपीरियंस ये था कि 600 मार्क्स लिखना था, लेकिन मतलब ठीक है लिखना है, लेकिन आपके पास कंटेंट तो होना चाहिए उतना लिखने के लिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ने कहा उस टाइम 450 से लेके 550 के बीच उन्होंने लिखे कुछ क्वेश्चन, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन में 600 वर्ड्स भी हुआ, जिनका टाइपिंग का स्पीड अच्छा है उन्होंने 600 वर्ड के भी कुछ आंसर लिखे, सारे के सारे नहीं लिखे, जो लिखने उसमें से एक सपोज ईएसआई में या एफएम में। और यहाँ पर उन्होंने कम से कम 300 वर्ड लिखा। यानी कि अगर आप देखेंगे आपको हर पेपर में 15-15 मार्क के 2, 10-10 मार्क के 2, तो अगर आप यहाँ पे एवरेज 500 पकड़ेंगे तो ये हो गए आपके 1000 वर्ड्स, और यहाँ पर 350 या 300 पकड़ेंगे तो हो गए 600 वर्ड, यानी कि ये हो गए आपके 1600 वर्ड। तो 2000 वर्ड लिखा है आपने, उन्होंने कहा है लिखो 600 600 प्लस 600 ये हो गए 1200, एंड 400 प्लस 400 ये हो गए 800। यानी कि टोटल उनका कहना है आरबीआई का 2000 वर्ड लिखो, लेकिन स्टूडेंट्स ने मैक्सिमम 1500 से 1600 वर्ड में लिखा है। वहाँ पे वर्ड आपको गिनना बिल्कुल नहीं है, ठीक है, वो वर्ड गिनना नहीं है, जितना आपको आता है उतना लिखते जाना है। अभी हम टाइम का यहाँ पे कैलकुलेशन देख, मैं आपको बताता हूँ टाइम का कैलकुलेशन। टाइम का कैलकुलेशन ये है, आपके पास है 90 मिनट्स, आपको लिखना है 2000 वर्ड्स, ठीक है, आपको लिखना है 2000 वर्ड्स। आप हम देते हैं 10 मिनट रीडिंग के लिए, एंड थोड़ा सा आपका जो आंसर है फ्रेमिंग के लिए, तो हमारे पास बचते हैं 80 मिनट्स फॉर 200 वर्ड्स। तो अभी हम इसको डिवाइड करते हैं। जैसे मान लीजिए 40 एंड 40, यहाँ पर एक 15 मार्क का क्वेश्चन, एक 10 मार्क का क्वेश्चन, यहाँ एक 15 मार्क का, यहाँ का 10 मार्क। यानी कि इसको अगर टाइम को डिवाइड करेंगे इस रेशो में, तो 15 मार्क क्वेश्चन लिखने को आपको 24 मिनट मिलने वाले हैं, यहाँ पर मिलेंगे 16 मिनट, ठीक है। ये 15 के लिए 24 मिनट और इसके लिए 16 मिनट। ये एक ब्रॉड है, ब्रॉड मतलब बहुत ब्रॉड है।
अगर एक क्वेश्चन अच्छा आता है मान लीजिए तो इसको 30 मिनट दीजिए, ठीक है, और ये अगर अच्छा नहीं आता तो इसको 20 मिनट दीजिए। तो ये एक स्टैंडर्ड बताया मैंने आपको, डिपेंडिंग अपॉन दी लेवल ऑफ क्वेश्चन एंड योर अंडरस्टैंडिंग हाउ मच यू कैन रिकलेक्ट, बेस्ड ऑन दैट यू कैन डिसाइड एट टाइम हाउ मेनी वर्ड्स यू कैन राइट। तो ये हो गया हमारा पेपर का अंडरस्टैंडिंग। तो अभी हम आते हैं सेकंड पार्ट पे, जो मिस्टेक्स वाला पार्ट है। मिस्टेक्स कौन सी आपको नहीं करनी है, ठीक है, आपको मिस्टेक्स कौन सी जो है वो नहीं करनी है। सबसे पहले तो एक मिस्टेक जो है कि आपको सोशल मीडिया पे किसी को भी पूछना नहीं है कि मैं ये कोर्स ज्वाइन करूँ या मैं वो कोर्स ज्वाइन करूँ, मैं ये पढ़ूँ या वो पढ़ूँ, क्योंकि आपको एक्चुअली पता नहीं है सामने वाला कौन है। अगर सामने वाला मान लीजिए आपको पता है कि उसने लास्ट ईयर एग्ज़ाम क्लियर किया था या उसने लास्ट ईयर एग्ज़ाम दिया है, उसने ESI में 72 मार्क्स स्कोर किए, तो पूछना ठीक है। अदरवाइज़ वहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं, एनोनिमस लोग हैं, आपको किसी का नाम पता नहीं, कुछ नहीं। तो ये यहाँ पे सोशल मीडिया पे टाइम पास करना बंद कीजिए। अगर आपको बहुत ही एडिक्शन है तो दिन का 10 मिनट का टाइम, जब आप चाय पी रहे हो तो चाय पियो और सामने देखो क्या हो रहा है, बस इतने, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं करना है। और अगर गाइडेंस लेना है तो ऐसे पर्सन से लीजिए कि जो आप जिसको जानते हैं, जिसको एग्ज़ाम के बारे में पता है, जिसने एग्ज़ाम क्लियर किया है या लास्ट ईयर इंटरव्यू दिया था, फेस 2 दिया था, उसने अच्छे मार्क्स स्कोर किए, ऐसे लोगों को पूछना है। नंबर 2 है कि जो कंटेंट है, मुझे बताओ, अगर आप आज कंटेंट के बारे में पूछ रहे हो किसी को तो ये बहुत ही ख़राब सिचुएशन है। आपको पता होना चाहिए कहाँ से क्या पढ़ना है। और मैं देखता हूँ ये जो प्रोसेस है ना लोगों का चलते रहता है एग्ज़ाम तक, गवर्नमेंट का स्कीम कहाँ से पढ़ूँ, ये कहाँ से पढ़ूँ। अगर आपको ये करना ही है ना तो इसको एक दिन दीजिए, एक दिन 12 घंटे दीजिए, पूरा 12 घंटे, और पूरा दिन भर सर्च कीजिए यहाँ वहाँ और एक बार जमा कीजिए, ठीक है। अगर करना ही है ये आपको प्रोसेस तो एक दिन दीजिए इसके लिए, लेकिन फिर उसके बाद ये चीज़ पे टाइम वेस्ट मत कीजिए, ठीक है। ये हो गया सेकंड। कंटेंट आप कहाँ से क्या पढ़ने वाले हो ये रेडी करके रखो, एवरीडे उस पर टाइम पास मत करो। 3 नंबर का मिस्टेक है ओनली रीडिंग, ठीक है, ओनली रीडिंग एंड नो राइटिंग प्रैक्टिस। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। मैं कहता हूँ स्टूडेंट से कि लिखो, सर मुझे कुछ नहीं आता, मुझे पहले पढ़ने तो दो आप, तो मैं लिखूंगा, और ये कभी नहीं आएगा, ये सिचुएशन कभी नहीं आएगा। मुझे बताओ, अगर आपने फेज़ 1 निकाला है तो आप कम से कम 1.5 से 2 लाख स्टूडेंट को कम्पीट करके लास्ट के 3-3.5 हज़ार लोगों में आया है, तो आपने कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा ना। मैं कहता हूँ इमीडिएटली राइट नाउ यू कैन राइट ऑन एनी टॉपिक, ठीक है। और वो जो कंप्लीशन है ना, मैं सारा पहले पढ़ लेता हूँ बाद में नहीं लिखता हूँ, ऐसा कभी नहीं आएगा। और अगर आप ये करते बैठेंगे तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपको लिखना है, कितना लिखना है, 5 ESI के पेपर, 5 फाइनेंस के पेपर, FM के, एंड 5 इंग्लिश के पेपर। ये आपको लिखने हैं, आपको चेक करवा लेने हैं, उसके में जो आपको सजेशन मिलेंगे उसके ऊपर काम करके इम्प्रूवमेंट करना है। ये सबसे बड़ी मिस्टेक लोग करते हैं, ठीक है। ये बाकी तो जनरल है, कोई भी समझ पाएगा। और रीडिंग के लिए लिमिटेड रिसोर्स करो। और मैं कहता हूँ रीडिंग मतलब सिर्फ रीडिंग नहीं, आप मेरे सामने आओ और कहो कि सर मैंने ये पढ़ लिया, फिर मैं बताऊँगा चलो बताओ, ऐसा नहीं है। रीडिंग मतलब कि आप उसको रिप्रोड्यूस कर पाएंगे, उसी को कहेंगे रीडिंग। अदरवाइज हम तो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, लेकिन मैंने कहा कि रिप्रोड्यूस करो, क्योंकि आपको रिप्रोड्यूस करना है, ठीक है। आपने देखा होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का मैंने लास्ट वीडियो बनाया है, वो अगर वीडियो देख के अगर आप 1 से 17 गोल जैसे के जैसे अगर लिख नहीं पाएंगे तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। PM गति शक्ति, अभी इस बार जो 4 प्रायोरिटीज़ बताई है बजट में, वो 4 अगर प्रायोरिटीज़ आप लिख नहीं पाएंगे तो वो पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो आप खुद को बता दीजिए, अगर मैं कोई चीज़ पढ़ रहा हूँ और मैं रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहा हूँ तो वो पढ़ने का कोई मीनिंग नहीं है। इसीलिए लिमिटेड कंटेंट रखिए, उसके थ्रू पढ़ते रहिए। अभी ये मैं आपको जनरल मिस्टेक बोल रहा हूँ, इसके बाद अगर आपको स्पेसिफिक वीडियो चाहिए कि ESI FM में कैसे एक्चुअली पढ़ना है
तो आप डिस्क्रिप्शन में बताइए, मैं उसका भी वीडियो यहाँ पर बना दूंगा, ठीक है। और मेजर मुझे ये 3 ही मिस्टेक यहाँ पे बतानी थी। और चौथी मिस्टेक ये है कि आप दूसरे का कितना पढ़ाई हुआ है, कौन यूपीएससी बैकग्राउंड से है, वो क्या कर रहा है, इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपको बस आपसे ही कंपटीशन करनी है, ठीक है। और ये 4 अगर आप फॉलो करेंगे मेरे एडवाइसेस, कि ये नहीं करना है आपको, सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट नहीं करना है, कंटेंट ढूंढते नहीं बैठना है। अगर करना ही है आपको तो 12 घंटे दीजिए, उसके बाद 1 मिनट नहीं स्पेंड करना है कंटेंट ढूंढने में। उसके बाद रीडिंग तो करना ही करना है, ओनली रीडिंग कह रहा हूँ मैं, सिर्फ रीडिंग करते नहीं बैठना है। रीडिंग प्लस राइटिंग, रीडिंग प्लस राइटिंग। अगर आप डायरेक्टली प्रैक्टिस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, अभी हमारे कोर्स में एग्जाम भी के कोर्स में कल से प्रैक्टिस चालू हो गई। अभी देखो, कल 75 मिनट्स का मेरा सेशन था ईएसआई का, 4 क्वेश्चन डिस्कस करने थे, लेकिन सिर्फ 2 क्वेश्चन डिस्कस हुए उसमें। क्यों? क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में उसको बताया। एक फ्रेमवर्क होता है, फ्रेमवर्क। अगर मैं मतलब ऐसा नहीं कि आपको स्पून फीड करके ईच एंड एवरी क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, हम तो हर टेस्ट का आंसर तो रेडीमेड दे रहे हैं पीडीएफ फॉर्म में, लेकिन मैं आपको ये सिखाने का ट्राई कर रहा हूँ कि आपका एक बार अगर फ्रेमवर्क रेडी हो गया तो आप उस फ्रेमवर्क में कोई भी क्वेश्चन आंसर बिठा सकते हैं। वो इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ऐसा कहाँ मिलता है तो आप वहाँ से कोचिंग लेके ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको हमारा कोर्स ज्वाइन करना है, जिसका टाइम टेबल एक्चुअली एग्जाम भी के हमारा जो यूट्यूब चैनल है उस पर हमने दिया है कि इमीडिएटली हमने चालू किया था 29 से चालू किया था, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने वो फॉलो किया है। तो देखो, इसके बाद 7-8 दिन हो चुके हैं, तो अभी भी ठीक है, टाइम नहीं गया है। अभी भी जो 16-17 दिन है हमारे पास, वो भी बहुत है। तो अभी हमने हमारा जो प्रोसेस है वो काफ़ी इफ़िशियंट कर दिया है। नोट्स भी क्रिस है, करंट अफेयर्स के नोट्स है। अभी एमसीक्यू की भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि आपको अभी भी जो एमसीक्यू का पैटर्न है हमारे यहाँ पे 50-50 क्वेश्चन यहाँ पर है। और अगर आप पूरा प्रोसेस देखेंगे ना, इस प्रोसेस में राइटिंग पे मैं इसलिए फोकस कर रहा हूँ, आपका पेपर है टोटल 300 मार्क का फेज 2। यहाँ पर 200 मार्क का आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है एंड 100 मार्क का आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है। इसका मतलब है 2/3 जो वेटेज है आपका, वो है आपका डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग पे। अगर आप वो नहीं करेंगे, देखो अभी यहाँ पे मैंने आपका इंग्लिश का नहीं बोला है, इंग्लिश के भी आपको 5 पेपर लिखने हैं, कम से कम 5 ऐसे लिखने हैं, कॉम्प्रिहेंशन है, प्रेसिज है, वो चेक करवाना है। अगर आप 5 पेपर नहीं करेंगे तो फिर आप आपका रिजल्ट एक्सपेक्ट मत कीजिए, क्योंकि फाइनली 200 मार्क का एग्ज़ाम जो है वो डिस्क्रिप्टिव का है। और अगर आप डिस्क्रिप्टिव के लिए प्रैक्टिस करेंगे तो वो दिमाग में आपकी चीज़ बैठ जाएंगी, और उसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट फ़ायदा आपको ऑब्जेक्टिव में भी होने वाला है। अगर आपको हमारा कोर्स अभी ज्वाइन करना है फेज़ 2 के लिए, जहाँ पर हम आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं एंड एवरी डे डिस्कशन होगा। कल हुआ था ईएसआई का, उसका रिकॉर्डेड सेशन अवेलेबल है। आज यानी कि आज जो 7 तारीख है, आज भी फाइनेंस का डिस्कशन हुआ है एफएम पेपर का, कल इंग्लिश का होगा। इसी तरीके से ईएसआई फाइनेंस इंग्लिश, ईएसआई फाइनेंस इंग्लिश, इस तरीके से हम 15 पेपर यहाँ पर कवर करने वाले। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप यहाँ पे कॉल करके पूछ सकते हैं, और ये कोड अगर आप लगाएंगे तो आपको यहाँ पे 70% डिस्काउंट मिलेगा। तो इस वीडियो के थ्रू मुझे आपको इतना ही बताना था कि प्रीवियस ईयर का जो एनालिसिस है उसके बेस पे आपको क्या टारगेट सेट करना है। तो आपको टोटल आपको 230 मार्क का टारगेट सेट करना है, ठीक है। 230 मार्क का। ईएसआई के लिए मैंने कहा है 70, एफएम के लिए 85, इंग्लिश के लिए 75। तो ये है आपका 230 मार्क का टारगेट बेस्ड ऑन दी लास्ट ईयर्स अवेलेबल मार्क्स, ठीक है। और मैंने जो मिस्टेक्स कही है वो मिस्टेक बिल्कुल मत कीजिए, अभी बहुत कम टाइम बचा है। ईच एंड एवरी मिनट का आपको यूज़ यहाँ पर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़ एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।